सवाल यह है कि जिन आरोपों में इन तमाम नौजवानों की गिरफ्तारी की गई थी वो आरोप थे दिल्ली दंगे से जुड़े हुए। यानी दिल्ली में जो दंगे हुए थे उन दंगों में इनकी भूमिका को संदिग्ध और षड्यंत्रकारी और दंगा भड़काने वाला बयान बताया गया था। इन तमाम लोगों को यह कहा गया था कि व्हाट्सएप ग्रुप से चैटिंग इनकी थी, इनका एक गैंग था, सक्रिय था, अलग अलग स्रोतों से पैसे आ रहे थे, ये दंगा भड़काने का षड्यंत्र रच रहे थे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस ने तमाम तर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई ऐसा साक्ष्य, कोई ऐसा एविडेंस जिस पर अदालत की पूरी मोहर लग जाए कि हां इन्होंने ये जुर्म किया, ऐसा पुलिस ने अब तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। ये तो अपनी जगह पर यह अलग बात है कि चूंकि यूएपीए लगा हुआ था तो सुनवाई में कठिनाइयां तो आनी ही थी। वो उन कठिनाइयों का सामना उनके घर वालों को, परिवार को, वकील को, सबको करना पड़ा, लेकिन अंतोगत्वा इनको बेल मिला। लेकिन वो सवाल दिल्ली दंगे का अपनी जगह आज भी बरकरार है। दिल्ली दंगे का सवाल यह है कि आखिर ये दंगा भड़का कैसे। प्रोटेस्ट तो महीनों से हो रहे थे। शाहीन बाग, चांद बाग और इंद्रलोक और खुरेजी, इस तरह के दिल्ली के कई जगहों पर लगातार महीनों से धरने चल रहे थे। प्रदर्शन नहीं था, धरना था। और उस धरने से सिवाय शाहीन बाग के कहीं भी यातायात बाधित नहीं हुआ था। एक कॉर्नर लेकर मैं तमाम धरनों में गया था, खुरेजी में मेरा संबोधन भी हुआ था। उस धरने से सरकार की सेहत पर मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला था। हां, शाहीन बाग का जो धरना था वो ऐतिहासिक था और मुख्य मार्ग उसमें बाधित था और मुख्य मार्ग को खुलवाने के लिए भी कई पीआईएल उस वक्त डाले गए थे अलग से, अलग अलग संगठनों के द्वारा। लेकिन और कोर्ट ने बाजाफ्ता मीडिएटर को धरना स्थल पर भेजा था। वो सारे दृश्य आप लोगों को याद होंगे। उस जमाने में कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए वो मध्यस्थ जो है वो घटना स्थल पर आए और आंदोलनकारियों और धरना का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से उन्होंने सवाल किया। जिस सवाल के जवाब में दो बच्चियों ने जो जवाब दिया था वो वायरल हो गया था। पत्रकार जो सवाल करने वाले थे और जो कोर्ट के नियुक्त किए हुए मध्यस्थ थे, उस मिडिलमैन के आंखों में आंसू आ गए थे। वो वीडियो डिलीट नहीं हुए, आज भी है। क्या भावनात्मक उत्तर रहा होगा, यह आप कल्पना कीजिए कि उन दो बच्चियों ने जो धरना स्थल पर बैठी थी, छात्रा थी, उन छात्राओं ने जो बयान दिया धरना के पक्ष में कि हम क्यों बैठे हैं, उसमें वो उस मिडिलमैन के, उस मध्यस्थ के आंखों से आंसू आ गए। बाद में बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो माहौल क्या है में आजकल काम कर रहे हैं वो भी पहुंचे थे। क्योंकि वीडियो जब वायरल हुआ तो सारे पत्रकार उन दो बच्चियों के इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे। तो कहीं से कोई अप्रिय घटना की कोई संभावना ही नहीं थी। एक संभावना होती है। उस धरने में जो लोग भी संबोधन कर रहे थे या नारे लगा रहे थे वो किसी धर्म, समुदाय, जाति के खिलाफ नहीं था। वो सरकार की इन पॉलिसियों के खिलाफ था जो पॉलिसी सरकार ने बनाई थी सीए और एनआरसी को लेकर। एग्री और डिसएग्री की बात है। हो सकता है मैं सरकार की उस पॉलिसी का साथ दूं, हो सकता है, लेकिन मेरा सगा भाई हो सकता है विरोध करे, मेरा बेटा विरोध करे। पॉलिसी को समझने और समझाने का खेल है और भारतीय लोकतंत्र में गवर्नमेंट के पॉलिसियों से एग्री और डिसएग्री करने का आपको अधिकार है। कोर्ट के फैसले में भी आप मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन डिसएग्री का आपको अधिकार है। यानी असहमति आप प्रकट कर सकते हैं, यह जुर्म की श्रेणी में नहीं है। क्लियरली इसको समझना है, बहुत महत्वपूर्ण बात यह मैं कह रहा हूं। तो जब वो धरना चल रहा था सीएनआरसी का और तमाम सड़कें ब्लॉक कर दी गई थी शाहीन बाग की, और उसके बाद वो तमाम वीडियो जो भाषण हो रहे थे
लोग जो जाकर बोल रहे थे, मैं भी उसमें कई बार बोला हूं, मुझे लगता है जीएम न्यूज नेटवर्क में भी मैंने कई बयान दिए थे, कई वायरल बयान भी थे। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी पंथ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पूरे उस 3 महीने के धरना आंदोलन में कोई एक बयान नहीं आया। माननीय उच्चतम न्यायालय को उस तमाम वीडियोज को बुलाकर फुर्सत में 3 महीने के उस पूरे कार्यक्रम को सुनना चाहिए। यह मेरी विनती है, और देश के न्याय प्रिय लोगों को भी सुनना चाहिए था। किसी ने कहीं नहीं कुछ अपशब्द कहे, कोई किसी के खिलाफ कहा, फिर दंगे कैसे हो गए? सवाल यहीं से तो पैदा हो रहा। आपको दृश्य याद होगा, धरने पर बैठे लोग सरकार के खिलाफ है और हमले उस पर एक संगठन के लोग कर रहे हैं। शाहीन बाग आंदोलन पर गोली चली, जामिया मिल्लिया आंदोलन में गोली चली, गोली चलाने वाले का वीडियो फोटो फुटेज है आपके पास, वो दृश्य आपको याद है, आप लोगों ने कवर किया था। वो कौन था, क्यों आया, उसके खिलाफ क्या हो रहा था? ये तो सरकार उससे न पूछती कि यह आंदोलन या धरना तुम्हारे खिलाफ तो नहीं है, सरकार के खिलाफ। सरकार सख्ती करे, नरमी करे, यह सरकार का काम था। संगठन कैसे आ गया इसमें? यह सवाल आएगा या नहीं आएगा? अब उसमें संगठन की एंट्री। अब क्या है, तो हिंदू युवा दल, हिंदू जवान दल, हिंदू बूढ़ा दल, हिंदू बच्चा दल, रक्षा दल, सुरक्षा दल, परिषद, यह सब का सब, बजरंग दल, सब कूद गए उसमें। अब साहब, जब सब आप कूद गए तो सवाल आपसे होगा या हमसे होगा, यह बताइए। जो कूदा अब्दुल्ला की शादी में, बेगाने की शादी में, अब्दुल्ला दीवाना, अरे भाई तेरा क्या मामला है? मामला सरकार से है ना। यातायात को सुचारू चलाने की भी जिम्मेदारी सरकार पर है। तो अगर धरने पर हम बैठे थे तो धरने पे तुम भी बैठ जाते सरकार के खिलाफ। ये तो एक बात समझ में आती। तुम भी सरकार से कहते कि ऐसे नहीं चलेगा, आप पॉलिसी को सख्त कीजिए, इनको फोर्सफुली हटाइए, वगैरह वगैरह, जो आपका अधिकार था। आपने वो काम नहीं किया। आपने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए धरना पर बैठे उन प्रदर्शनकारियों पर हमले किए, आपने आग तक लगाई है। और आपकी टीम आती है चांदबाग धरने पर, दिल्ली में, यहां से शुरू होता है हंगामा। उस टीम का नेतृत्व करते हैं इस समय के मंत्री, आज के मंत्री, उस समय के विधायक, सस्पेंडेड विधायक कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी, और उसकी पुष्टपनाही, उसके पीठ पर खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस के पदाधिकारी। वो वीडियो है मार्केट में। और वो पदाधिकारियों को थ्रेट करते हैं, धमकाते हैं कपिल मिश्रा जी कि अगर इन प्रदर्शनकारियों को तुम नहीं उठा सकते तो फिर हम उठा देंगे। अभी ट्रंप आया हुआ, जरा ट्रंप को यहां से जाने दो। उसी समय नमस्ते ट्रंप भी चल रहा था। उसके बाद बाज़ाब्ता चांदबाग धरने पर हमला होता है और एक टीम आती है, सरकारी टीम नहीं, उपद्रवियों की एक टीम आती है और वो धरना स्थल पर हमला होता है। मुसलमानों की दुकानों पर हमले होते हैं और वहां से दंगा शुरू होता है। तो दंगा भड़काने का मुख्य मुजरिम, मुख्य आरोपी, मुख्य षड्यंत्रकारी रागिनी तिवारी और कपिल मिश्रा और उनके सहयोगी। कितने लोग जेल गए उसमें से? रागिनी तिवारी जेल गई क्या? कपिल मिश्रा जेल गए क्या? इनके खिलाफ एफआईआर हुआ क्या? और 56 मुसलमान जो मरे, उसको भूत ने मारा, जिन ने मारा, किसने मारा? किसी दंगाइयों ने ही तो मारा होगा। दर्जनों मस्जिदों में आग लगाई गई, किसने आग लगाई? दर्जनों मकान में आग लगाया गया। मैं खुद गया था, बिल्कुल थाने से 100 मीटर की दूरी पर, गोकुलपुरी थाने के 100 मीटर की दूरी पर एक मुसलमान के 3 मंजिला मकान को पूरा फूंक दिया गया, दुकान से लेकर मकान तक। परिवार जान बचाकर भागने में किसी तरह से सफल हुआ। किसने किया? आपने कार्रवाई की, आपने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आपने दंगाइयों की पहचान की। वो जो मुस्तफाबाद के कि स्कूल में आकर
सैकड़ों लोग ठहरे थे और स्कूल के बराबर के एक गैरेज में जो आग लगाया, जिसमें 100 से अधिक गाड़ियां जलकर खाक हो गई, जिसमें लगभग 3-4 दर्जन 4 व्हीलर था और लगभग उतना ही 2 व्हीलर था। उसकी शक्ल तक नहीं पहचानी जा रही थी कि गाड़ी कौन किसकी है, किसकी थी। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे, इंश्योरेंस होगा, वो तो बेचारा ले लिया होगा। जिसका इंश्योरेंस नहीं होगा उसका तो सब कुछ चला गया। तो वो लोग जो ठहरे थे आकर, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से आए थे, असल तो वो दंगा कराने आए थे। कभी उस पर चर्चा हुई, उनकी पहचान की गई, किसने बुलाया, किसने मेहमान बनाया, किसने उसके खाने रहने का इंतजाम किया, हथियार कैसे आ गए, उन हथियारों का इस्तेमाल कैसे होने लगा। एक शाहरुख नाम का लड़का, शाहरुख था कि सलमान था, शाहरुख, उसने अगर देसी कट्टा निकाला, उस पूरे दृश्य को देखेंगे। देसी कट्टा पुलिस पर तानता, इसका मतलब दंगे में कहीं ना कहीं पुलिस भेदभाव कर रही थी और मुसलमान नहीं चाह रहा था कि पुलिस भी हमारे मोहल्ले में आए। मुसलमान तो ये चाह रहे थे कि पुलिस सिर्फ दंगाइयों को रोक दे, मोहल्ले में ना आए। क्योंकि पुलिस जो मोहल्ले में इंटर करती थी तो दंगाई साथ में इंटर करते थे और दंगाई उत्पात मचाते थे। यह दृश्य देखा गया दिल्ली दंगे, जिसके बदले में अमानतुल्लाह खान जो है राजभवन में जाकर धरने पर बैठे थे और पूरा दृश्य आपको याद होगा। बहुत हो हंगामे के बाद गृह मंत्री जी के नाक के नीचे कई दर्जन लोगों की जान जाने के बाद, कई दर्जन मस्जिदों में आग लगने के बाद, कई दर्जन मकानों में आग लगने के बाद दंगा शांत हुआ और गिरफ्तारी किसकी होने लगी? वो लोग जो मतलब एक शांति का संगठन चलाते थे। आपने वो टी शर्ट भी देखा होगा जिसमें वो निष्पक्ष होने का प्रमाण लिखकर जंतर मंतर पर धरना देता था। वो सैफी, खालिद सैफी, ठीक है, क्या उसके टी शर्ट पर रहता था? वो एक पूरा संगठन था, हैट करके कुछ लिखता था, मतलब नफरत से दूरी, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, मतलब नफरत के खिलाफ यूनाइट होकर अगर बात कर रहा तो वो मुजरिम है, और नफरत फैलाने के लिए जहर उगल रहा है तो वो मुजरिम नहीं। तो मुझे लगता है कि अदालतों को एक इख्तियार है सुओ मोटो का, स्वतः संज्ञान का। यह अफसोस है कि अगर कोई मुस्लिम एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अगर कोई मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट करता है और सामाजिक दृष्टिकोण से या सौहार्द को बिगाड़ने या किसी धर्म समुदाय के खिलाफ वो अगर कुछ बोल जाता है गलती से, मिस्टंग जिसको कहते हैं, जुबान फिसल भी अगर उसकी गई तो अदालतें स्वतः संज्ञान भी ले रही। लेकिन इतने बड़े मामले, इतना माने हॉट इशू, दिल्ली देश की राजधानी, दुनिया का एक ताकतवर इंसान दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली आने वाला, गुजरात से प्रोग्राम करके वो दिल्ली आ रहा, डोनाल्ड ट्रंप, जिसने साबित कर दिया कि दुनिया में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, उसकी मौजूदगी में जिसने गाली गलौज, मां बहन बेटी रोटी उपद्रव सब कुछ किया, वो मंत्री पद से नवाज दिए जाते हैं। और अफसोस तब डबल होता है कि वही व्यक्ति, अभी एक हास्य वीडियो मैं देख रहा था, हास्य वीडियो, उसको अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं, फ्रैंक वीडियो जो बनाते हैं, वो वीडियो, उसमें आता है एक पत्रकार पूछता है, अच्छा आप बताइए अल्लाह बड़े या भगवान? तो वो बोलता है यार ये मैटर करता मैं किस पार्टी में हूं, अभी मैं जिस पार्टी में वहां तो भगवान बड़े हैं, लेकिन हो सकता कल मैं अगर दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा तो अल्लाह बड़े हो जाएंगे। सच्चाई यही है। कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे तो विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड वो वीडियो आज भी मरा नहीं है, जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर अभद्र टिप्पणी की है उन्होंने, अभद्र, अमर्यादित, जो किसी भी कीमत पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए यह शोभनीय नहीं है कि कोई दूसरा मंत्री दूसरे दल का इस तरह की टिप्पणी ऑन रिकॉर्ड सदन के अंदर करे, जो वीडियो भी आप डिलीट नहीं कर सकते। वो कपिल मिश्रा ने किया, और दल बदला और दिल बदले। क्या भारतीय जनता पार्टी नफरत की खेती करती है?
क्या भारतीय जनता पार्टी का वजूद मुस्लिम दुश्मनी पर टिका हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा लिया कि जो मुसलमानों को 10, 20, 50 गाली रोज देगा उसको हम मंत्री बना देंगे? ये क्या तमाशा हो रहा? अदालतों को इसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा। हम लोग मजबूर हैं, नहीं जा सकते हैं, कहां जाएंगे? अदालत में जाएंगे, आपको पता है किसी चीज के रिव्यू के लिए चले जाइए। हम तो गए हुए हैं आर्टिकल 341 को लेकर 2004 से 11 में रिव्यू पिटीशन डाला, कुछ नहीं, ढाक के 3 पात, कोई सुनवाई नहीं। इसलिए मैं अदालतों से विनती करता हूं कि लोकतंत्र को परिपक्व और मजबूत रखने की जिम्मेदारी आप पर भी एक स्तंभ है। आप, हालांकि क्या है नहीं है लीगली तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है लोकतंत्र के 4 स्तंभ है। उन 4 स्तंभों में एक मजबूत स्तंभ न्यायपालिका भी है, और न्यायपालिका पर भरोसा बहाल रहे, न्यायपालिका से आदमी उम्मीद लगाए रखे, इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका को इस तरह के मुकदमे में संवेदनशीलता प्रकट करनी चाहिए। यदि आप असंवेदनशील हो जाएंगे और हमारी पीआईएल को खारिज कर देंगे, हम पर चार्जेस लगा देंगे, हम पर आप फाइन लगा देंगे और दूसरों की सुनेंगे, यहां तक के गड़े मुर्दे भी उखड़वा लेंगे, आप कब्र भी तोड़वा लेंगे, मस्जिद भी खुदवा लेंगे, यह पैमाना लोकतंत्र के हित में नहीं है। तो मैं भारत के समस्त न्यायाधीशों से विनती करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह से आपने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, देर से सही, हालांकि एक कहावत है इंग्लिश में, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। मैं तो इसे बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी उन परिवारों में आज खुशी की लहर है। उन परिवारों ने इस न्यायिक लड़ाई की लंबी यात्रा पूरी की, बहुत संघर्ष किया है। मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से, जिस सब्र के साथ, जिस एतमाद के साथ, जिस यकीन के साथ उनके घर वालों ने लगातार न्याय के उस दरवाजे को खटखटाया, इंसाफ की भीख मांगी, इंसाफ लेने में वो सफल हुए, और जो हमारे बचे हुए मुल्जिमान हैं, मुल्जिम जिन्हें अब तक पुलिस भी मुजरिम साबित न कर सकी, न कर पाएगी, उन तमाम मुल्जिमानों को भी इसी तरह से जमानत दी जाएगी और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। ऐसी उम्मीद भी हमें है, दुआ भी इसके लिए कर रहा हूं, और आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोग इस इश्यू को इसी तरह से उठाते रहें, ताकि जो लोग न्याय की तलाश में हैं उन्हें न्याय मिलता रहे। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, 5 को जमानत मिली है। मुख्य षड्यंत्रकारी बताया है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो उन 5 को जिनकी जमानत हो गई है, उनको, उनके घर वालों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस वकील के जरिए इनके लिए आर्गुमेंट्स किया गया था, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देते हैं। देखिए, न्यायालय तो न्यायालय है, और न्यायिक प्रक्रियाओं में जो बाधाएं आती हैं उससे देश के लोग भली भांति अवगत हैं, उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि बहुत दिनों से जिस पर डिबेट हो रहे थे, बहुत दिनों से कंफ्यूजन बना था कि भाई इस तरह के मुकदमे में बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं और कईयों की जमानतें हो गई, लेकिन आखिर क्या कारण है कि ये वो लोग जो छात्र थे, युवा थे, उसमें 1-2 नाबालिग थे। एक जो गुलफिशा है लड़की, वो गिरफ्तार हुई थी, उस वक्त वो नाबालिग थी, लेकिन किसी की जमानत नहीं हो पा रही थी। तो कम से कम एक रास्ता खुला है, और मुझे उम्मीद है कि शर्जील इमाम के वकील और क्या उमर खालिद के वकील और दूसरे और भी वो लोग जो अभी जेल के सलाखों में है, उनके वकील इस फैसले का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, और इसके आधार पर फिर वो बिल अप्लाई करेंगे। एक ऑप्शन तो है, अदालत का दरवाजा बंद तो हुआ नहीं है। पर एक सवाल जो लगातार पूरे देश में लोग पूछ रहे हैं, और मैं भी पूछ रहा हूं, कई बार आप लोगों के चैनल पर भी कह चुका हूं, आज फिर वो सवाल अपनी जगह मुंह बाए खड़ा। सवाल कभी मरता नहीं जब तक कि उसका हल ना हो जाए।